रहीम हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऐसी डिजीज़ेज़ जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया मिनिमल चेन डिजीज़ एंड मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है, मैंने आपको जब नेफ्रिटिक सिंड्रोम पढ़ाया था तब भी डिस्कस की थी हमने, लेकिन वहाँ पे हमने टाइप 2, ठीक है, जिसको अब हम नाम देते हैं डेंस डिपॉजिट डिजीज़, ट्रिपल डी। अब जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है ना, ये कोई एक डिजीज़ नहीं है। बेसिकली इसमें सीरीज़ या स्टेप्स ऑफ चेंजेस आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसकी नॉमेनक्लेचर पे ही गौर करें, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, 3-4 वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। ग्लोमेरुलो से मतलब समझ आ गया कि ग्लोमेरुलस के अंदर, आइटिस के अंदर क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव मतलब जो मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो क्या करेगी, प्रोलिफरेट करेगी। कब प्रोलिफरेट करेगी, जब इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो इसी से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाना चाहिए। अब मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 3 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 2 जो होती है डेंस डिपॉजिट डिजीज़ होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता था, C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि एक नेफ्रिटिक फैक्टर या IgG एंटीबॉडी होती है, वो उसको स्टेबलाइज कर देती है। और जब वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए एक्टिव रहता है तो वो C3 से बहुत ज़्यादा C3b बनाता रहता है, और वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, इंट्रामेम्ब्रेनस, ठीक है। ये बताने का मकसद आपको है क्योंकि इन तीनों की जो डिपॉजिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मिलते हैं। टाइप 1 के अंदर जो अब हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है मेनली, लेकिन साथ में बाज़ दफ़ा माइल्ड हीमेटोयूरिया भी होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, इनमें दोनों सिम्टम्स आ सकती हैं, ठीक है। और इसके डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलते हैं, सब एंडोथीलियल। जबकि टाइप 2 या डेंस डिपॉजिट डिजीज़ के अंदर कहाँ पे मिलते थे, इंट्रामेम्ब्रेनस। और टाइप 3 के अंदर क्या होता है, सब एंडोथीलियल भी होते हैं और सब एपिथीलियल, दोनों जगह पे डिपॉजिट्स होते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मैंने आपको पहले बताया। कैसे प्रोग्रेसिव है, बेसिकली होता यह है कि कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है बॉडी के अंदर। जैसे कि एक पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ऑलरेडी घूम रही होती हैं सर्कुलेशन में, ठीक है। वो जाके डिपॉजिट हो जाती हैं कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मज़ीद अपने जिस तरह C5a और रिलीज़ करता है, C3a वगैरह, वो क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करेंगे। तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन को बॉडी कैसे रिकवर करती है, हीलिंग करके। हीलिंग कैसे होती है, स्कारिंग की वजह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। मतलब पहले इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ होते हैं जो कि एंडोथीलियल सेल्स की भी प्रोलिफरेशन करा देते हैं और मेसेंजियल सेल्स की भी प्रोलिफरेशन करा देते हैं। बहुत सारे सेल जितने वहाँ पे पड़े होते हैं। इसीलिए मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सारी जो डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं इसमें से वाइट डिजीज़ है जिसके अंदर हाइपर सेलुलैरिटी मिलती है हमें, ठीक है। हाइपर सेलुलैरिटी क्यों मिलती है, क्योंकि एक तो एंडोथीलियल सेल्स भी प्रोलिफरेट करते हैं, मेसेंजियल सेल्स भी प्रोलिफरेट करते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी आ रहे हैं, मोनोसाइट्स भी हैं, मैक्रोफेजेस भी हैं, वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो हाइपर सेलुलैरिटी मिलती है हमें ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको जब ये पिक्चर दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ठीक है, नॉर्मल ग्लोमेरुलस की। बहुत अच्छा सा ल्यूमिन नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें एंडोथीलियम बड़ी वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है, ये देखें, ये एंडोथीलियम है। इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत अच्छी क्लियर नज़र आ रही है, पोडोसाइट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन अब जब डिजीज़ होती है, डिजीज़ को ऑनसेट होता है, ठीक है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन थी, जैसे कि क्या लें कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पेशेंट को था, उसके अगेंस्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस सर्कुलेशन में है, वो आ गए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलस का जो ल्यूमिन है ऑलमोस्ट ऑल्बिटरेटेड नज़र आ रहा है, कोई ख़ास ल्यूमिन नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली क्या हो रहा है कि मेसेंजियल सेल जो यहाँ पे सपोर्टिव सेल्स पड़े हुए थे वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट किए हैं, और उसकी वजह से ये देखिए मेसेंजियल मैट्रिक्स कितना ज़्यादा बढ़ गया है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। ओके, इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है बाद में क्या होता है, बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन को देखें, जब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हील कर जाएगी उसके बाद क्या होगा, एक ओल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये देखें पेरीफ्री में ओल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर क्या रह जाएंगे, ये मेसेंजियल सेल्स का मैट्रिक्स, ठीक है, मेसेंजियल सेल का मैट्रिक्स, और जो न्यू वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो अंदर इस तरह बनेगी। तो आपको किस तरह अपेयर रहेंगी, जिस तरह ट्रेन का ट्रैक होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रैम ट्रैक अपेयरेंस कहते हैं, या डबल कॉन्टोर मिलता है आपको,
सही है, होपफुली आपको ये समझ आई होगी बात। हो क्या रहा है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में वहाँ पे मेसेंजियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, वो सारे प्रोलिफरेट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद रिपेयर होता है। जब रिपेयर होता है तो ओल्ड वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन इस तरह पेरीफ्री पे नज़र आती है, और फिर न्यू वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग भी, डुप्लीकेशन भी, वट एवर यू से। ठीक है, डबल कॉन्टोर मिलता है हमें। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया लाइट माइक्रोस्कोपी पे यहाँ पे अगर आप देखें ये नॉर्मल है। ठीक है, जो कैपिलरीज के टफ्ट हैं बड़े लूज लूज से नज़र आ रहे हैं, कोई हाइपर सेलुलैरिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए हमने जब इसे स्टेन किया तो यहाँ पे इतने ज़्यादा सेल्स मिल रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स भी हैं, मोनोसाइट्स, इन्फिल्ट्रेट्स भी हैं, एंडोथीलियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, सबकी यहाँ पे क्या हुई है, प्रोलिफरेशन हुई है। सेकेंडली अगर आप नोटिस करें यहाँ पे कैपिलरी टफ्ट जो थे वो बड़े लूज लूज थे, यहाँ पे क्या हुआ है, लोब्स बन गए। ठीक है, ये लोब्स बन गए, तो लोब्यूलर पैटर्न मिल रहा है हमें। तो यही चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है हिस्टोलॉजी के अंदर। लाइट माइक्रोस्कोपी पे आप क्या लिखेंगे, हाइपर सेलुलैरिटी मिल रही है ग्लोमेरुलस के अंदर। क्यों मिल रही है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन है यहाँ पे। उसके अलावा मेसेंजियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स सारे प्रोलिफरेट कर रहे हुए हैं। सेकेंडली क्या मिल रहा है, मेसेंजियल मैट्रिक्स ज़्यादा हुआ हुआ है, और लोब्यूलर पैटर्न मिल रहा है। ये लाइट माइक्रोस्कोपी पे है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या मिलेगा, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स मिलेंगे। ठीक है, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स। ओके, उसके अलावा क्या चीज़ होगी जी, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स के अलावा डबल कॉन्टोर मिलेगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ओल्ड वाली मिलेगी, एक न्यू वाली मिलेगी, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस भी कहते हैं इसको। तो ये हो गई मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप इस पिक्चर में देखें बड़ा अच्छी सी लाइट माइक्रोस्कोपी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। यहाँ पे देखिए मेसेंजियल सेल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी मिल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन स्प्लिट हुई हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और कैपिलरी का जो ल्यूमेन है वो बहुत नैरो हो गया हुआ है। सही है, क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ गया हुआ है। तो ये आपको मॉर्फोलॉजी होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो ग्रैनुलर पैटर्न, जैसे कि ऊपर मैं आपको दिखाता है, इसी तरह का ग्रैनुलर पैटर्न मिलता है। कहाँ पे, सब एंडोथीलियल। ठीक है, IgG और C3 प्रोटीन्स का। बस आपको याद रखना है लोकेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे डबल कॉन्टोर मिल रहा है। ईजी सी बातें यार। उसके बाद आखिरी डिजीज़ इसमें हम पढ़ने लगे हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम करती है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में से, दैट इज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे अब फिर वर्ड पे ही गौर करें, फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस। तीन बातें यहीं लिखी हुई हैं, वर्ड पे ही लिखा हुआ है, नाम में ही है। फोकल का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ कट सेक्शन, बहुत सारी मुझे कैपिलरीज मिलती हैं, कैपिलरी के टफ्ट। ठीक है, अब फोकल का मतलब क्या होगा, सारी कैपिलरीज इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई एक दो इन्वॉल्व होंगी, फोकल। सेगमेंटल का क्या मतलब है कि वो जो कैपिलरी इन्वॉल्व है वो पूरी की पूरी इन्वॉल्व नहीं होगी, उसका भी कोई एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं फोकल एंड सेगमेंटल। ठीक है, फोकल, सेगमेंटल एंड स्क्लेरोसिस का क्या मतलब है सॉरी, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है तो उसकी वजह से ल्यूमेन जो होता है वो नैरो हो जाता है। ये एक प्रिंसिपल सी बात है, तो इसको हम कहते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। तो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्क्लेरोसिस दैट इन्वॉल्व्स ओनली पार्ट ऑफ कैपिलरी टफ्ट। मतलब जो कैपिलरी इन्वॉल्व है उसका कोई एक खास पार्ट इन्वॉल्व होगा, और सारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी इन्वॉल्व नहीं होंगी, ग्लोमेरुलाई का सम पार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई एक आध कैपिलरी इन्वॉल्व होगी और उसमें से भी कोई उसका कोई एक खास हिस्सा इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसकी टियोलॉजी क्या है, प्राइमरी नोन नहीं है कॉज, लेकिन सेकेंडरी बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, जैसे वायरल इन्फेक्शन, HIV। ठीक है, ड्रग्स, हीरोइन अब्यूज़र्स के साथ, सिकल सेल डिजीज़, कंजेनिटल भी हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्स नेफ्रोपैथी के साथ, हेरिडिटी, इसके कुछ जेनेटिक्स हैं एविडेंस कि ये NPHS2 जीन होता है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। बट आपको ये इतनी बातें याद नहीं करनी, मैं आपको सिंपल पैथोजेनेसिस भी बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट वाली पिक्चर जो मैंने दिखाई थी उसमें याद करने के लिए बड़ा अच्छे से बात लिखी हुई है। मिनिमल चेन डिजीज़ यंग चिल्ड्रन के साथ होती है। ठीक है, स्टीरॉइड पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एडिक्ट्स, क्यों, हीरोइन अब्यूज़र के अंदर होता है, HIV के अंदर होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, थिकनेस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, डायबिटीज़ का आपको पता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर होगी, तो होपफुली इससे आपको कुछ ना कुछ याद होने में हेल्प होगी। अब जो हमारे पास डिजीज़ है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है।
जो भी कॉज हो, मैंने बताया प्राइमरी कोई कॉज नोन नहीं है, इडियोपैथिक है, या फिर सेकेंडरली किसी भी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, जो मर्जी कॉज हो, वट एवर इज़ द कॉज, पोडोसाइट की इंजरी यहाँ पे पहला इवेंट होता है। ठीक है, पोडोसाइट की जब इंजरी होगी तो आपको पता है पोडोसाइट का काम होता है प्रोटीन की लीकेज को रोकना। तो अब क्या होगा, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाएंगे। सपोज करें कि एक ग्लोमेरुला है, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन लीक होंगे, और अगर यहाँ पे प्रोटीन इंट्रैप हो गया तो ये क्या करना शुरू कर देंगे, हाइलोनोसिस करना शुरू कर देंगे। हाइलोनोसिस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द इओसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, होमोजेनस इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर जो हमें चीज़ नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलोनोसिस। तो हाइलोनोसिस होगी और फिर क्या होगा, फाइब्रोसिस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी ना, इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, फाइब्रोसिस, तो स्कारिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेक्लेरोसिस हुई है। सो ये पैथोजेनेसिस है इसकी लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नज़र आएगा, हाइलोनोसिस। ठीक है, फोकल सेगमेंटल है। अब यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल ठीक वाली कैपिलरी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, सारी कैपिलरीज इन्वॉल्व नहीं है, तो फोकल हो गई कि एक ये इन्वॉल्व है सपोजिंगली इस पिक्चर के अंदर, फोकल। फिर दूसरा वर्ड है सेगमेंटल, ये पूरी की पूरी कैपिलरी इन्वॉल्व नहीं है, इसका एक पार्ट इन्वॉल्व है। सो इससे आपको समझ आ गई ना, फोकल क्यों है, सेगमेंटल क्यों है। एंड देन जो सेगमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर हाइलोनोसिस नज़र आ रहा है, इनिशियली हाइलोनोसिस एंड देन सेक्लेरोसिस हो जाएगी। ठीक है, तो यही लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको चेंजेस नजर आएंगी। बाकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ इन्वॉल्व है तो लिपिड फिल्ड मैक्रोफेजेस आपको मिलेंगे इंटरस्टिशियम के अंदर। उसके अलावा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स होंगे वहाँ पे क्योंकि प्रोटीन्स लीक हो रहे होंगे तो वहाँ रीअब्जॉर्ब होंगे, और रीअब्जॉर्ब होंगे तो वो ग्लासी अपीयरेंस के साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स के अंदर नजर आएंगे हमें। तो हिस्टोलॉजी याद क्या करनी है, 3 बातें याद रखनी है यार। एक क्या है, सेगमेंटल सेक्लेरोसिस एंड हाइलोनोसिस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस मिल रही है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस किन किन डिजीजेज में होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली डिजीज़ मिनिमल चेन डिजीज़ के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो सेक्लेरोसिस के साथ, ठीक है। तीसरी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस के अंदर। इन तीनों के अंदर क्या होता है, एक कॉमन बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपने सब में लिख देना है इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, ठीक है। ये हो गई हमारे पास डिजीज़ जो कि कॉज करती थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी है, वो भी कॉज करती है, बट दैट इज़ अनदर डिजीज़, वो हम सेपरेट पढ़ेंगे क्योंकि वो एक सेकेंडरी डायबिटीज़ की वजह से हो रही है ग्लोमेरुलस के अंदर इंजरी, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अब जितनी हमने डिजीज़ पढ़ी हैं, चाहे वो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की थी चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की थी, अल्टीमेटली उनकी फाइनल स्टेज क्या होती है, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जिसको हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीजेज हैं ग्लोमेरुलोडिजाइडेड, दे एंड अप एज क्रोनिक किडनी डिजीज। आपको यहाँ पे याद रखना है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होती है वो बहुत अर्ली, बहुत जल्दी, विद इन मंथ्स जो होता है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस डिपेंड करते हैं इसके कि कौन सी अंडरलाइंग कॉज है, मतलब रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो उसके वाले एविडेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स, मेम्ब्रेनस है तो उसके फीचर्स होंगे, लेकिन एक जनरल आपको पैटर्न बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा। एंड स्टेज है ना यार, एंड स्टेज का क्या मतलब है कि सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ग्लोमेरुलाई क्या होंगे, सेक्लेरोस्ट, हाइलोनोसिस नजर आएगी, कोलेजन डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रोसिस हो रहा होगा, कोलेजन बहुत ज़्यादा फिर रहा होगा। वेसल्स के अंदर क्या चेंजेस नजर आएंगी, आर्टरीज जो होंगी उनके अंदर फाइब्रोसिस नजर आएगा, ठीक है, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होगा। उसके अलावा हमें जो इंटस्टिशियम है उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे। ये सारी बातें हैं, जनरल सी बातें आपने लिख लेनी है। तो होपफुली आपका यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रेटिक सिंड्रोम की सारी डिजीज़ आपको समझ आ गई होंगी। और हमारा अल्टीमेटली क्या चैलेंज होता है कि हमने टेबल फिल करना है, वही हमें याद रखना है। सो लेट्स रिवाइज, आपने टेबल को देखे बगैर मेरे साथ याद करने की कोशिश करनी है। सो हमने पहली पढ़ी मिनिमल चेन डिजीज़। मिनिमल चेन डिजीज़ की पैथोजेनेसिस क्या थी कि या तो टी सेल बी सेल का डिसफंक्शनिंग होता है, या फिर क्या होता है कि एंजियोपोटेन लाइक प्रोटीन उसकी ओवर एक्सप्रेशन होती है, या फिर पोडोसिन नेफ्रिन इन प्रोटीन्स की जो जीन्स होती हैं उनके अंदर कोई डिफेक्ट होता है। अल्टीमेटली डिजीज़ क्या होती है, पोडोसाइट की इंजरी होती है। पोडोसाइट्स की क्या होगी, इफेसमेंट होगी। ग्लोमेरुलाई लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्या होंगे, नॉर्मल नजर आएंगे, ठीक है। और टिब्यूल्स के अंदर हमें क्या नजर आएगा, मैक्रोफेजेस, फोम सेल्स नजर आएंगे। और एपिथेलियल सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या नजर आएंगे, प्रोटीन जो कि रीअब्जॉर्ब हो रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे लॉस ऑफ फूड प्रोसेसेस और इम्यूनोफ्लोरेसेंस नहीं मिलेगी क्योंकि कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं है पैथोजेनेसिस में। मेम्ब्रेनस, नाम से जाहिर है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, ठीक है। डिजीज़ क्या होती है इसके अंदर, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो कहाँ पर जाके डिपॉजिट होते हैं, सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस किसके अगेंस्ट होते हैं,
PL फॉस्फोलाइपेज रिसेप्टर A2 के, ठीक है, उसके अगेंस्ट, या थ्रोम्बोपोस्टिन जो एंटीजन थी उसके अगेंस्ट ये पैथोजेनेसिस हो गई। इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नज़र आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हुई हुई नज़र आएगी और वो स्पाइक शेप्ड स्पाइक्स नज़र आ रहे थे, ठीक है। और जो डिपॉजिट्स होंगे वो किस तरह नज़र आएंगे, डोम शेप्ड, डोम एंड स्पाइक पैटर्न नज़र आएगा मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रैनुलर IgG and C3 मिलेंगे। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करती है, बट इसके अंदर हिमेटोयूरिया वाले सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यस, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा था, बट एंटीजन कौन सी थी इसके अंदर, एंटीजन, तो इसके अंदर एंटीजन कौन सी होती है, कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हेपेटाइटिस B, C, उसकी कोई सर्कुलेटरिंग एंटीजन पड़ी होती है वो मिलेगी, उसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके अंदर जो माइक्रोस्कोपी होगी, लाइट माइक्रोस्कोपी, उसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है ना, तो मेम्ब्रेन थिक हुई हुई नज़र आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन हुई होगी, डबल कॉन्टोर मिलेगा आपको, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर, ठीक है। और जो जो ग्लोमेरुलाई होगी, हाइपर सेलुलैरिटी होगी, उसके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे और लोबुलर पैटर्न मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा इसके इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे उसी तरह IgG and C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मिलेंगे। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें फोकल या कोई भी ग्लोमेरुलाई में सारी कैपिलरीज नहीं इन्वॉल्विंग, कोई एक होगी और उसमें भी सेगमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसकी कॉजेज़ इडियोपैथिक होती है या किसी और डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि हेरोइन ड्रग अब्यूज़र के साथ हो सकती है, या फिर HIV के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या नज़र आएगा, नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे सेक्लोरोसिस एंड हेलेनोसिस नज़र आएगी। और फुट प्रोसेसेस जो होंगी वो इफेसमेंट होगी उनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे। IgG and C3 डिपॉजिट्स मिलेंगे, लेकिन कहाँ पे मिलेंगे हमारे पास, ये वाले डिपॉजिट्स जो होंगे सब एपिथेलियल होते हैं। इसके जो डिपॉजिट्स होंगे वो उस एरिया में मिलेंगे IgG and 3 के, जहाँ पे इंट्रैपमेंट ऑफ प्रोटीन हो रही है बेसिकली, वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी डिजीज़ेस समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।